नमस्कार मित्रों। आज फिर से अलिफ लैला की एक और कहानी लेकर आए हैं। कहानी एक बादशाह और एक हकीम की है। तो प्राचीन काल में फारस देश में एक रूमा नाम का नगर था। वहां के बादशाह को कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग के कारण वह बड़े कष्ट में रहता था। अब राज्य के जितने भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम तरह तरह से आ करके उसका रोग दूर करने का उपाय करने लगे, किंतु फिर भी बादशाह को कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। अब संयोग से उसी राज्य में दूबा नाम का एक हकीम आया और वह चिकित्सा शास्त्र में बड़ा बढ़िया था। दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान उससे अधिक किसी को भी नहीं थी। अब जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ के बादशाह को ऐसा भयंकर कुष्ठ रोग हुआ है जो किसी हकीम के इलाज से भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसने राज्य में अपने आगमन की सूचना बादशाह के पास भिजवाई और उनसे भेंट करने के लिए प्रार्थना की। अब बादशाह को और क्या चाहिए था, उसने अनुमति दे दी। तो अब हकीम दूबा बादशाह के सामने पहुंचा और दंडवत प्रणाम करके कहा, बादशाह, मैंने सुना है कि राज्य के सभी हकीम आपका इलाज कर चुके और कोई लाभ ना हुआ। यदि आप आदेश करें तो मैं खाने या लगाने की दवा दिए बगैर ही आपका कुष्ठ रोग दूर कर सकता हूँ। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसे और क्या चाहिए था। बोला, मैं दवाओं से ऊब चुका हूँ, अगर तुम बगैर दवा के मुझे अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ढेर सारा इनाम दूंगा। हकीम दूबा ने कहा, ऊपर वाले की दया से मैं आपको बगैर दवा के ही ठीक कर दूंगा। कल से मैं आपका इलाज शुरू कर दूंगा। अब हकीम दूबा बादशाह से विदा लेकर अपने घर पर आया। अब उसी दिन बड़ी मेहनत करके उसने कुष्ठ रोग की दवाओं को मिला करके एक गेंद बनाई और उसी से एक लंबा बल्ला बनाया। फिर दूसरे दिन बादशाह के पास गया और दोनों चीजें देकर कहा कि आपको घोड़े पर बैठकर पोलो खेलना है। पोलो क्या होता है समझ लीजिए, हॉकी खेली जा रही लेकिन घोड़े पर बैठकर खेली जा रही है। तो हकीम दुबा ने बादशाह से कहा कि आप घोड़े पर बैठकर पोलो खेले और इस गेंद बल्ले का प्रयोग करें। बादशाह ने कहा, ठीक है। खेल का मैदान लगाया गया और पोलो शुरू हुआ। फिर हकीम ने बादशाह को समझाया, देखिए, यह औषधियों से बना हुआ गेंद बल्ला है। जब आपको पसीना आएगा तो ये औषधियां आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगी। जब आपको काफी पसीना आ जाए और औषधियां भली प्रकार आपके शरीर में घुस जाएं तो आप गर्म पानी से नहा लीजिएगा। फिर मैं आपको एक ये तेल दे रहा हूँ। नहाने के बाद इस तेल से पूरे शरीर की मालिश कर लीजिएगा और मालिश करने के बाद आप सो जाएं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप दूसरे दिन उठेंगे तो खुद को आप निरोग पाएंगे और कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अब बादशाह यह सब सुनकर बड़ा एक्साइटेड हो गया। अब वह घोड़े पर बैठा और अपने दरबारियों के साथ पोलो खेलने लगा। अब पूरे मैदान में गेंद इधर से उधर दौड़ाई जा रही है। अब कई घंटे तक इसी तरह खेल चलता रहा। अब गर्मी के कारण बादशाह के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और हकीम की दी हुई गेंद और बल्ले की औषधियां उसके शरीर में घुसने लगी। अब जब खेल खत्म हो गया तो फिर बादशाह ने गर्म पानी से अच्छी तरह मल मल के नहाया धोया, तेल की मालिश करके सो गया। अब अगले दिन जब बादशाह उठा तो अपने आप को एकदम निरोग पाया। इतना तंदुरुस्त महसूस कर रहा था जैसा वह पहले कभी नहीं महसूस किया था। अब बादशाह को इस चमत्कारिक चिकित्सा से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बिल्कुल हंसी खुशी अपने गहने वहने बढ़िया कपड़े वपड़े पहन करके दरबार में बैठा। सारे दरबारी लोग मौजूद थे। कुछ देर में हकीम दूबा भी आया। उसने देखा कि बादशाह का अंग अंग दमक रहा है। यह सब देख करके हकीम दूबा भी बड़ा खुश हुआ और मन ही मन ऊपर वाले को अपने इलाज की सफलता के लिए धन्यवाद देने लगा। और फिर बादशाह के समीप आकर के दरबार की जैसी रीति थी सिंहासन को चूमा। अब बादशाह की कृपा हकीम दूबा पर और बढ़ गई। उसे अपने साथ भोजन कराया। शाम के समय जब दरबार समाप्त हुआ, जब उसके सारे मुसाहिब और दरबारी विदा हो गए तो बादशाह ने एक बहुत ही कीमती कपड़ा और 60,000 रुपए इनाम में दिए। अब इसके बाद भी हकीम दूबा को बादशाह कुछ न कुछ देता रहता था। बादशाह सोचता था कि हकीम ने जितना उपकार मुझ पर किया है उसे देखते हुए मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ इनाम उसे देता था। अब बादशाह का मंत्री हकीम दूबा की इस प्रतिष्ठा को देख करके जल भुन उठा। उसे लगा कि अचानक बाहर से आया हुआ एक आदमी इतनी प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकता है। तो वह कई दिनों तक सोचता रहा कि इस हकीम को बादशाह की नजरों से कैसे गिराऊं। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया और एकांत में बादशाह से निवेदन किया कि बादशाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं। बादशाह ने मंत्री से कहा, ठीक है, बताओ। अब मंत्री ने धीरे से बोला, बादशाह, आप उस हकीम को इतनी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। दरबार के और लोग इस बात को गलत समझते हैं कि एक विदेशी को जिसके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं पता इतना मान सम्मान देना और विश्वास पात्र बनाना ठीक नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह हकीम दूबा महाधूर्त है। यह आपके दुश्मनों द्वारा भेजा हुआ है और चाहता है कि छल से आपको मार डाले।
अब बादशाह ने बहुत ढीला जवाब दिया। मंत्री, तुम्हें क्या हो गया है जो ऐसी निर्मूल बातें कर रहे हो और इस हकीम को दोषी ठहरा रहे हो? अब मंत्री ने फिर से कहा, बादशाह, मैं बगैर सोचे समझे यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि यह आदमी विश्वसनीय नहीं है। यही ठीक होगा कि आप हकीम की ओर से सावधान हो जाएं। मैं जोर देकर फिर से निवेदन करता हूं कि यह हकीम दूबा अपने देश से यही इरादा लेकर आया है कि मौका मिले तो आपको छल से मार डाले। बादशाह ने फिर से कहा, देखो मंत्री, हकीम दूबा हरगिज ऐसा आदमी नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसने मेरा रोग किस चमत्कारी ढंग से ठीक किया है। जिसे और कोई नहीं ठीक कर पा रहा था, उसने उसे केवल एक दिन में ठीक कर दिया। ऐसे इलाज को चमत्कार के अलावा और क्या कहा जा सकता है? अगर वह मुझे मारना ही चाहता तो ऐसे कठिन रोग से मुझे छुटकारा ही क्यों दिलाता? उसके बारे में ऐसे विचार रखना बहुत बड़ी नीचता होगी। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका वेतन 3,000 रुपए कर दूं। देखो मंत्री, विद्वानों ने भी कहा है कि सत्पुरुष वही होते हैं जो अपने साथ किए गए थोड़े से उपकार को भी जीवन भर ना भूले। उसने तो मेरा इतना बड़ा उपकार किया है कि अगर मैं उसे थोड़ा मान सम्मान और इनाम दे दूं तो तुम उससे क्यों जलने लगे हो? तुम यह न समझो कि तुम्हारी निंदा के कारण मैं उस पर अपना उपकार करना छोड़ दूंगा। लेकिन मंत्री ने बादशाह को इतना बहकाया कि बादशाह भी अब हकीम पर संदेह करने लगा। बादशाह बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि वह मेरी हत्या के उद्देश्य से ही आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे अब तो सचमुच में उससे खतरा महसूस हो रहा है। मंत्री यह सुनकर खुश हुआ और मन ही मन सोचा कि यह काम शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। बादशाह सलामत, फिर देर किस बात की है? उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते? बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय हकीम दूबा को यहाँ ले आओ। अब थोड़ी देर में दूबा को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है? अब हकीम दूबा को समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे नहीं मालूम। बादशाह अकड़ कर बोला, मैंने तुम्हें प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से मैं अपना बचाव कर सकूं। हकीम दूबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हड़बड़ा कर पूछा, किंतु मेरा अपराध क्या है? आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? बादशाह फिर अकड़ कर बोला, तुम मेरे किसी दुश्मन के जासूस हो और मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम्हें मरवाने में एक क्षण का भी विलंब ना करूं। यह कहकर बादशाह ने उसी सरदार से कहा कि इस हकीम का वध कर दो। अब हकीम समझ गया कि किसी ने बादशाह के कान भरे। अब वह इस बात पर मन ही मन पछताने लगा कि वह यहाँ क्यों आकर बादशाह को रोग मुक्त किया और अपनी जान पर आफत लिया। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ रखी थी। अब बादशाह ने फिर से सरदार को आज्ञा दी कि इस हकीम को अभी मार दो। अब जब जल्लाद हकीम दूबा को मारने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के कुछ दरबारियों ने हकीम दूबा के पक्ष में बादशाह से विनती करने लगे। लेकिन बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट लगाई कि दोबारा किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब हकीम दूबा को समझ में आ गया कि किसी भी तरीके से उसकी जान नहीं बच सकती, तो कुछ सोचकर उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपके लिए इतना किया है, कम से कम आप मुझे इतनी मोहलत दें कि मैं घर जाकर अपनी वसीयत लिखाऊं और अपनी किताबें किसी सुपात्र को दे दूं। लेकिन उनमें से एक किताब ऐसी है जो आप अपने पुस्तकालय में रख सकते हैं। बादशाह ने फिर से अकड़ कर कहा, ऐसी कौन सी किताब तुम्हारे पास है जो मेरे लायक है? क्या है उस किताब में? हकीम ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं बादशाह सलामत। उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद आप उस किताब के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। बहुत सोच विचार कर उसने आज्ञा दी कि ठीक है, इस हकीम को पहरे में उसके घर पर ले जाओ। अब बादशाह की आज्ञा अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। अब हकीम ने पूरा दिन अपना कामकाज समेटने में लगाया और फिर दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी जो एक कपड़े में लिपटी हुई थी। हकीम दूबा ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, इस किताब पर जो कपड़ा लिपटा हुआ है आप उस कपड़े को सोने की थाल में रखिएगा और इस कपड़े के ऊपर मेरा कटा हुआ सिर रखेंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। फिर आप किताब खोल कर वह पंक्ति पढ़कर जो कुछ पूछेंगे
मेरा कटा हुआ सिर आपको जवाब देगा। अब राजा यह सब सुनकर बड़ा एक्साइटेड था। उसने कहा, ठीक है, इसे जल्दी से मार दो। हकीम दुबा ने फिर से निवेदन किया, महाराज मुझ पर दया करें, मेरे वध का आदेश वापस ले लें। मैंने कुछ नहीं किया है, किसी ने आपके कान भरे हैं। बादशाह एकदम अकड़ में आ गया। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब जो कुछ सुनना है तुम्हारे कटे हुए सिर से सुनूंगा। अब तुम्हारे रोने पीटने का कोई फायदा नहीं। अब इतना कहकर बादशाह ने उसके हाथ से किताब अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को मारने का आदेश दिया। फिर थोड़ी ही देर में जल्लाद ने हकीम का सिर काट दिया। फिर किताब पर लिपटा कपड़ा हटाया गया और एक सोने की थाल में वह कपड़ा रखा गया और उस कपड़े के ऊपर हकीम का सिर रखा गया। अब सिर रखते ही खून बहना बंद हो गया। दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को भी आश्चर्य हुआ। अब वह और एक्साइटेड हो गया। उसी समय कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, किताब का छठा पन्ना खोल। अब बादशाह ने तुरंत किताब खोली। अब जब उसने छठा पन्ना खोलना चाहा तो देखा कि किताब के जो पन्ने हैं आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसलिए उसने उंगली से थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। अब जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए, लेकिन उसने देखा कि वहां पर कुछ लिखा ही नहीं था। उसने यह बात कटे सिर से कही तो कटे सिर ने कहा, आगे के पन्ने देख, शायद उसमें लिखा हो। बादशाह उंगली से थूक लगा लगा कर पन्नों को अलग करने लगा और पलटने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। असल में हुआ यह था कि हकीम ने किताब के हर पन्ने पर जहर लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पन्नों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने से उन पन्नों पर लगा जहर बादशाह के शरीर में चला गया। अब बादशाह को धीरे धीरे कमजोरी छाने लगी, पर कटे सिर से प्रश्नों का उत्तर पाने के शौक में उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी, इतनी खराब हो गई कि सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। और जब हकीम के सर ने देखा कि जहर पूरी तरह चढ़ गया है और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है, तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। अब यह सुनते ही सारे दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। बादशाह को अपनी गलती का एहसास होने से पहले ही उसके प्राण निकल गए और इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। तो इस कहानी में छोटा सा मॉरल यह था कि भाई, पहला तो दूसरे के कहने में आना नहीं चाहिए, और दूसरा, भलाई के बदले भलाई करनी चाहिए। बुराई करने पर किसी न किसी दिन आपके साथ भी बुरा हो जाएगा। तो यह छोटी सी कहानी थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।